लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? कमोडिटी बैक्ड मनी का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें आप मनी प्रिंट तो करते हैं लेकिन बैक पे रिजर्व के तौर पे आप किसी ना किसी कमोडिटी को स्टोर करते हैं। जैसे इस सिस्टम में गवर्नमेंट जब भी नए नोट छापती थी तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल्ड रिजर्व के तौर पे रखा करते थे। ठीक है, ये सिस्टम इंश्योर करता था कि गवर्नमेंट टू मच मनी प्रिंट ना करे वरना उसे इन्फ्लेशन का खतरा होता था। लेकिन अब इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने अपने कन्वीनियंस के लिए इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब कम्युनिटी बैक्ड मनी सिस्टम नहीं है, फिएट मनी। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मनी। एट्रीब्यूट से मुराद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट से मुराद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मनी इन इट्स करंट फॉर्म। डिस्कस हाउ मनी रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। बताइए, हमने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स लिखनी है या फंक्शंस ऑफ मनी? यहाँ पे फंक्शंस ऑफ, वो ये नहीं पूछ रहा मुझे प्रॉब्लम बताओ, वो कह रहा है कैसे मनी सिस्टम ने इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया है, तो हमने फंक्शंस बताने हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अटेंटिव हो जाइए, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा टेक्निकल लेक्चर है। ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग करके चीजें समझ में आने वाले नहीं है, अटेंटिव होके सुनिएगा। इसलिए मैंने कोई ज्यादा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे, सिर्फ 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे। अगर इजी होता तो शायद मैं 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी आपको बढ़ा देता, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए सिर्फ 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा आज का टारगेट है। सीखना क्या है हमने? 2 थ्योरी, एक केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और इसके बाद हमने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शायद उन्होंने गलत लिख दिया है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है हमारा। ये 4 कौन सा है? ये होगा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। हाँ, ऊपर वाला ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 पूरा है क्या? पूरा मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहले हम ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मनी सप्लाई एंड कंपोनेंट्स, और फिर इसके बाद केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये 2 कंसेप्ट हमने स्टडी करना है। पहले मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? कहते हैं मनी सप्लाई का मतलब ये है कि टोटल मॉनेटरी एसेट्स इन सर्कुलेशन, के जितने भी मॉनेटरी एसेट्स हैं सर्कुलेशन में, उन सब को इकट्ठा कर ले, इसे कहते हैं मनी सप्लाई। हाँ, अगला क्वेश्चन यही है कि मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं। मॉनेटरी एसेट हर उस चीज को कहते हैं जिससे आप चीजों को खरीद सकें, सर्टन वैल्यू हो, वैल्यू सर्टन कंफर्म हो। अब आप कहें सर बार्टर सिस्टम में भी तो हम वो गाय के बदले में कोई दूसरी चीज खरीद सकते थे, उसमें वैल्यू सर्टन नहीं होती थी हर वो चीज। जैसे अब मनी की डेफिनेशन में हमें बहुत सी चीजें, मॉनेटरी एसेट की डेफिनेशन आपने पूछी, मॉनेटरी एसेट या मनी, क्योंकि जाहिर है सारे मॉनेटरी एसेट जो होते हैं वो कह रहे हैं वो मनी है। तो मॉनेटरी एसेट की डेफिनेशन में हमें वो कहता है कि एक तो नोट्स एंड कॉइन्स, जो आपके पास नोट, करेंसी नोट है, 100 का नोट, 500 का, 1000 का, 5000 का नोट, या कॉइन्स हैं, इनको आप चीजों को खरीदने बेचने में इस्तेमाल करते हैं। ये भी मनी की डेफिनेशन में शामिल है, मनी या मॉनेटरी एसेट की डेफिनेशन में शामिल है। दूसरा, आपके जो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे रखे हुए हैं, ये भी मनी की डेफिनेशन में शामिल है।
भाई ये कैसे मनी की डेफिनेशन में शामिल है? क्या आपके जो बैंक में पैसे हैं उनको आप चीजें खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग अगर आपने कहीं पढ़ी है तो अकाउंटिंग में एक लफ्ज होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने हाँ कैश इक्विवेलेंट को भी अकाउंटिंग में कैश ही समझा जाता है, ठीक है। इससे मुराद होते हैं जो बैंक में पैसे पड़े हैं। उसी तरह इकोनॉमिस्ट भी वो कह रहे हैं ये तो हो गया ना कैश, कहता है कोई ऐसी चीजें भी है जो कैश नहीं है लेकिन उन्हें आप क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनसे आप चीजों को लेन देन कर सकते हैं। उन्हें भी हम डेफिनेशन ऑफ मनी में शामिल करते हैं। बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। दोनों में फर्क क्या वाला? करंट अकाउंट में आप किसी भी वक्त इमीडिएटली पैसे निकलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसमें आपने 3 महीने 6 महीने साल के लिए पैसे फिक्स करवाए होते हैं। निकलवा उससे भी सकते हैं पहले, लेकिन उसमें आपको कुछ पेनल्टी फिर पे करना पड़ती है, ठीक है, वो अमाउंट कम हो जाती है थोड़ी। तो वो कहता है जो मनी की डेफिनेशन में नोट्स और कॉइन्स तो है इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे हैं करंट अकाउंट में या सेविंग डिपॉजिट में, करंट अकाउंट को इकोनॉमिक्स में चेकिंग डिपॉजिट भी कहते हैं, चेकिंग डिपॉजिट अकाउंट में या करंट अकाउंट में पैसे हैं वो भी मनी में शामिल है, और जो सेविंग डिपॉजिट में पैसे शामिल हैं वो भी मनी में शामिल है। उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग सेलिंग में ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। उनको भी देखिए, मनी हर वो चीज है जिसको या तो आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या जिसे आप चीजों की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स दे रहा है, टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ मनी। सेविंग नोट्स एंड कॉइन क्लियर, चेकिंग डिपॉजिट करंट अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल सेविंग डिपॉजिट। फिर है इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड्स। कौन से फंड्स? मनी मार्केट फंड। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। वो टेक्निकली एग्जांपल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। प्राइस बॉन्ड। क्या प्राइस बॉन्ड नोट्स एंड कॉइन्स है? क्या करंट अकाउंट है? क्या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है? लेकिन फिर भी क्या आप उसे ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब है वो डेफिनेशन ऑफ मनी में शामिल है। इनको हम कहते हैं मनी मार्केट फंड्स। इनको क्या कहते हैं? मनी मार्केट फंड्स। इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो है टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। 3 एग्जांपल्स हैं मनी मार्केट फंड्स की। क्या? टी बिल्स का मतलब ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी कहते हैं जो चीज गवर्नमेंट से रिलेट कर रही हो उसे, ट्रेजरी बिल्स। ये प्राइस बॉन्ड किसने इशू किए हुए हैं? गवर्नमेंट ने। ये ट्रेजरी है। इसी तरह गवर्नमेंट ने अगर कुछ और बिल्स वगैरह इशू किए हैं, कुछ ऐसे पीस ऑफ पेपर, या बैंक्स ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आप बैंक के पास जाए ना, बैंक आपसे कहता है अच्छा सर अकाउंट खुलवाना है, आपने करंट अकाउंट की ऑप्शन भी देता है, फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की ऑप्शन भी देता है, फिर आपसे कहता है सर एक और ऑप्शन भी, आप इन्वेस्टमेंट कर, आप ऐसा कीजिए हमारे पास पैसे जमा करवाइए, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। अकाउंट नहीं खुलेगा आपका, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने इतने पैसे जमा करवा दिए हैं और 3 या 6 महीने बाद ये सर्टिफिकेट हमारे पास लेके आइएगा, हम आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस उस पर इंटरेस्ट जो होगा प्रॉफिट वगैरह वो आपको रिटर्न करेंगे। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें अकाउंट वगैरह ओपन नहीं होता, ठीक है। सर्टिफिकेट में एक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, यानी नॉर्मल अगर अकाउंट ओपन करें तो पैसे निकलवाने के लिए आपको क्या देते हैं? चेक बुक। लेकिन अकाउंट ओपन नहीं करते, बैंक को वैसे पैसे देते हैं आप कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट आपको पे करेगा। तो वो जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट होती है, एविडेंस कि आपने बैंक को पैसे जमा किए हैं, करवा दिए हैं और बैंक ने इतने पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल पेपर जो है ये डिफरेंट कंपनीज इशू करते हैं। तो मनी मार्केट फंड्स में
कितनी एग्जाम्पल है? 3। ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स। इन तीनों का मतलब एक कॉमन क्या है इनमें कि आपने किसी दूसरी पार्टी को पैसे दिए हैं, दूसरी पार्टी ने सबूत के तौर पे आपको एक पेपर के ऊपर लिख दिया कि इतने पीरियड के बाद पैसे वापस मिलेंगे आपको। यह है मनी मार्केट फंड का कंसेप्ट। इनमें फर्क क्या है? टी बिल्स इशू करती है गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपसे पैसे लिए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है बैंक, इसका मतलब बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं। कमर्शियल पेपर इशू करती हैं कंपनीज, इसका मतलब कंपनीज ने आपसे पैसे लिए। इन पीस ऑफ पेपर को भी आप अपनी डीलिंग्स में मनी के तौर पे यूज कर सकते हैं। डिबेंचर्स शामिल, मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन डिबेंचर और शेयर्स जो हैं, याद रखिए, ये हमारे मनी मार्केट फंड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। डिबेंचर्स और शेयर्स मनी मार्केट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। इसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाता, इसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। फर्क क्या है? कंपनी शेयर या डिबेंचर भी इशू करती है, कंपनी कमर्शियल पेपर भी इशू करती है। हमने कमर्शियल पेपर्स को तो मनी मार्केट फंड में शामिल किया है, शेयर या डिबेंचर्स को नहीं किया। क्यों? क्योंकि शेयर या डिबेंचर के केस में कंपनी या तो पैसे वापस ही नहीं करेगी, शेयर के केस में कंपनी पैसे वापस नहीं करती, या डिबेंचर के केस में करेगी साल बाद, वो आप अनकरीब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए इनको जो लॉन्ग टर्म होता है ना, लॉन्ग टर्म, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो शॉर्ट टर्म होते हैं उन्हें कहते हैं मनी मार्केट। हम चूंकि मनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने ऐसी चीजों को मनी में लेके आना है जो या तो कैश हो या जल्द ही क्विकली कैश में कन्वर्ट की जा सके, कैश में कन्वर्ट की जा सके। ठीक है जी? हाँ, आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे सर शेयर जो है फौरी तौर पे सेल भी तो हो सकते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ये क्लासिफिकेशन जो है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी आपको क्विकली रिटर्न नहीं करेगी इन इंस्ट्रूमेंट पे। जी, ये मनी में एग्जांपल्स क्लियर हो गई आपको? टाइप्स ऑफ मनी या एग्जांपल्स ऑफ मनी, मनी में क्या क्या चीजें शामिल है। आज से पहले आपसे जब कोई पूछता था मनी, पैसों से क्या मुराद है, आपके में सिर्फ एक ही कंसेप्ट आता होगा, करेंसी, नोट और कॉइन। लेकिन अब अगर हमसे कोई पूछे बताओ टाइप्स या कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या है, हम उसे कहेंगे करेंसी नोट या कॉइन भी है, हमारे चेकिंग या करंट अकाउंट भी है, हमारा डिपॉजिट अकाउंट भी, सेविंग डिपॉजिट्स भी हैं, और मनी मार्केट फंड्स भी हैं। और मनी मार्केट फंड से क्या मुराद है? कौन कौन से? ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। ठीक है। अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एनालिसिस करने के लिए उन्होंने मनी की डिफरेंट डेफिनेशन दी है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनी में सिर्फ नोट्स एंड कॉइन को शामिल करें, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनी में नोट्स एंड कॉइन के साथ चेकिंग डिपॉजिट को भी शामिल करें, कुछ कहते हैं इनके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट को भी शामिल करें, कुछ कहते हैं इनके साथ साथ मनी मार्केट फंड को भी शामिल करें। ये चारों जो हैं डेफिनेशन ऑफ मनी में चारों शामिल है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आप मनी को किस लेवल पे डिफाइन कर रहे हैं। अगर मनी की डेफिनेशन आपने नैरो रखनी है, नैरो, तो सिर्फ नोट्स एंड कॉइन को शामिल करें। अगर आपने उसे नेक्स्ट लेवल पे ब्रॉड करना है थोड़ा सा, ये जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना, फर्क किस चीज का पड़ता जाएगा? लिक्विडिटी का। जो पहले वाले ऊपर वाले मनी की डेफिनेशन कंपोनेंट्स है ना, ऊपर वाले कंपोनेंट्स, ये हाईली लिक्विड है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी ऐड हो रहे हैं, लेकिन उनकी लिक्विडिटी कम होती जा रही है। लिक्विडिटी समझते हैं ना किसको कहते हैं? कि कितना क्विकली आप उसको यूज कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने मनी की 4 डेफिनेशन दी। जो सबसे बेसिक या नैरो डेफिनेशन है वो है एम नॉट। उसमें कितनी चीजें शामिल हैं? नोट्स एंड कॉइन्स। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है M1, उसमें एम नॉट की चीजें भी शामिल है, प्लस क्या ऐड हो जाता है? चेकिंग डिपॉजिट। M2 की डेफिनेशन है, उसमें M1 वाली सारी चीजें भी शामिल है, प्लस क्या चीज ऐड हुई?
नेक्स्ट M3 है, उसमें M2 की भी सारी चीजें शामिल है, प्लस मनी मार्केट फंड्स ऐड होते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी समझ आ गई आपको, और कंपोनेंट्स ऑफ मनी, ठीक है। तरतीब से याद रखना है आपने ये, ताकि आपको पता हो कि लिक्विडिटी के हिसाब से हम मनी के कंपोनेंट्स बताते हैं। सबसे पहले कौन सा? कैश एंड कॉइन, फिर चेकिंग, फिर उसके बाद सेविंग डिपॉजिट, और लास्ट मनी मार्केट फंड। और मनी मार्केट फंड की 3 एग्जांपल कौन सी हैं? ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। फर्क क्या है? ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर कंपनी। अब देखें, मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। देखिए, मनी डिमांड जो है वो अवाम करती है, मनी डिमांड जो है अवाम करते हैं, लेकिन मनी को सप्लाई कौन करता है? पूरे कंट्री में एक ही सप्लायर होता है मनी का, वो गवर्नमेंट। हाँ, या स्टेट बैंक, गवर्नमेंट स्टेट बैंक के थ्रू जो है, स्टेट बैंक प्रिंट करता है। तो जो मनी सप्लाई है, इसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। आपके ख्याल में गवर्नमेंट जो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, क्या ये सप्लाई ऑफ मनी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है? कम भी कर सकती है? सप्लाई ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में? सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट करती है प्राइस लेवल को और इंटरेस्ट रेट को। सप्लाई ऑफ मनी किसको इफेक्ट करती है? और इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को अगर आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट के तौर पे ऐड करना चाहे कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट करती है प्राइस लेवल को, ये अहम कंसेप्ट है। कैसे इफेक्ट करती है सप्लाई ऑफ मनी प्राइस लेवल को? अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, अगर सप्लाई ऑफ मनी कम होगी प्राइस लेवल कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई डायरेक्टली इफेक्ट्स प्राइस लेवल। अगर गवर्नमेंट आज के दिन में 5000 के 5 करोड़ नोट छाप दें, बताइए क्या इसका यह मतलब होगा कि सारी अवाम पाकिस्तान के अमीर हो गई, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो बढ़ गई, डबल हो गई? इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा, बल्कि मार्केट में चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक किताब में उसने एग्जांपल दी, उसने कहा फर्ज कीजिए कि आज सारे पाकिस्तानी जो हैं वो 1,000 रुपया सराहने के नीचे रख के सोए और अगली सुबह उठे और 2,000 रुपया निकले, तो क्या इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान की जीडीपी डबल हो गई? वो कहता है नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएगी। कैसे? उसने कहा जब हर बंदा मार्केट में चीजें खरीदने के लिए जाएगा तो प्रोड्यूसर अब देखें, इससे पैसे ज्यादा प्रिंट हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ऐड नहीं ना हुए, मार्केट में प्रोडक्ट चीजें तो उतनी है, अब डिमांड बढ़ गई चीजों की क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं। प्रोड्यूसर क्या करेगा? क्या सबको चीज बेचेगा कि वो ज्यादा डिमांड देके प्राइस बढ़ा देगा? प्राइस बढ़ा देगा। अब इसका मतलब है वही लोग चीजें खरीद सकेंगे जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। तो अगर आप क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ा दें, आज के दिन में पाकिस्तान में जितनी भी करेंसी है उसको डबल कर दें, तो इससे जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राइस लेवल डबल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मनी सप्लाई जो है किसको अफेक्ट करती है? प्राइस लेवल को। एक कंसेप्ट है मनी डिमांडेड, एक है मनी सप्लाई। मनी डिमांडेड कौन करता है? डिमांड फॉर मनी अवाम, और मनी सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट। यहां तक कंसेप्ट समझ आए? अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने मनी की सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन सीखी कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि करंटली मॉनेटरी एसेट्स कितने इन सर्कुलेशन में है। मैंने यहां पे ये नहीं लिखा करंटली कितने करेंसियां कॉइन सर्कुलेशन में है, हालांकि वो भी मनी सप्लाई होती है, लेकिन वो मनी सप्लाई की नैरो डेफिनेशन है। भाई अब बहुत सी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती हैं, तो हमें अपनी मनी की डेफिनेशन में बैंकिंग चैनल को भी लेके आना चाहिए, प्लस कुछ दूसरे बॉन्ड्स वगैरह जो है, दूसरी चीजें, इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी इशू होते हैं मनी मार्केट, उसको भी हमने अपने मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। इसीलिए वर्ड मैंने कैश की बजाय
कॉइन्स की बजाय कौन सा वर्ड यूज किया? मॉनेटरी एसेट्स इन सर्कुलेशन जो है। और जब मनी को चार तरह से डिफाइन किया जाता है, बेसिक मनी, एम नॉट या नैरो मनी, M1, M2, M3। M3 जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है मनी का, यानी इसमें सबसे ज्यादा चीजें आती हैं। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल में मूव करते हैं लिक्विडिटी कम होती जाती है। और आपको एहतियातन बता दिया, हालांकि ऊपर शेयर या डिवेंचर कहीं मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए शेयर या डिवेंचर मनी की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको बता दिया कि मनी मार्केट फंड्स में या मनी की डेफिनेशन में शेयर्स या डिवेंचर्स नहीं आएंगे, वो कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन में आते हैं, जो हमने चैप्टर 15 में पढ़ना। ये क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं कंसेप्ट। जी जी, देखिए मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल सप्लाई ऑफ गुड पे फर्क पड़ता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे, फिर आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ गुड बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड फॉर गुड पे तो फर्क पड़ेगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी से प्रोडक्शन ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ गुड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई, मनी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। अगर मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता तो हम कहते हैं कि इसके बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ रही है। जी, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें अब हम। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इस थ्योरी को पहले हम एक दो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, समझते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वो केन्स इसी कंसेप्ट को जो हमारी डेली लाइफ में अप्लाई होता है, इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे बताइए, अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो और कंपनी आपको दो ऑप्शन दे मंथ एंड पे सैलरी पे करनी है, आप करेंसी नोट, ठीक है, 50,000 रुपये आपको दे करेंसी नोट्स की शक्ल में ऑफ मनी, ये आपकी सैलरी है, कैश, या हम मनी का वर्ड यूज कर लेते हैं, टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी ऑफर करें सैलरी। और दूसरी ऑप्शन वो आपसे ये कि सर हम तो बनाते हैं, घी मैन्युफैक्चर करते हैं, आप ऐसा कीजिए घी के डब्बे ले लीजिए जितने 50,000 के आते हैं, बताइए आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? वह केन्स आपसे नहीं मिला था। ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? मनी, मनी कैश की शक्ल में। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो प्रेफर करते हैं उनके पास कैश की शक्ल में पैसे मौजूद। क्योंकि देखिए घी जो है पता नहीं कोई खरीद लेता है। अब हम अगर फर्ज कीजिए हमें चीजों की जरूरत पड़ी है, अब हम दाल खरीदने के लिए गए, चीनी खरीदने के लिए गए, चले आप तो घी ले आए कंपनी से, अब जब आपको चीजों की जरूरत पड़ी, कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे, शर्ट पसंद करेंगे, उसके बाद से कहेंगे भाई कितने डब्बे घी दूं, तो आप भाग जाओ, कोई शर्ट नहीं बेचनी तुम्हें। जूते खरीदने के लिए चाहें तो कोई नहीं, ठीक है, नहीं वादे पैसे आधा घी भी नहीं लेगा, ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि लोग नॉर्मली लिक्विड एसेट्स को पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। इसी तरह वो कहता है फर्ज कीजिए कि आपके पास अगर पैसे हैं, आपका दोस्त उधार मांगने आया,
आपसे 1-2 दिन का उधार मांगे, आप शायद उसे पैसे दे दें, वो कहे यार मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, आप शायद उसे उधार दे दें। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे 1 साल के लिए 50,000 चाहिए जी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे उधार देंगे? नहीं, प्रोबेबली नहीं देंगे, क्योंकि एक तो रिस्क है कि अब पता नहीं 50,000 दे दिए, कहीं ये ना 50,000 भी जाए, दोस्त भी जाए, और अक्सर ऐसा ही होता है, उधर ज्यादा उधार दे देना किसी को तो फिर वो पैसे भी मुश्किल से मिलते हैं और वो बंदा भी गए। अब अगर हमने इसी तरह अगर कोई कंपनी, फर्ज कीजिए हमारे पास एक्सेस सरप्लस पैसे हैं, कोई कंपनी हमसे उसने इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं, हमसे पैसे लेने के लिए आए और ये कहे कि ऐसा कीजिए हम आपको कमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं, लिख के दे देते हैं, अभी आप हमें 50,000 रुपये दे दीजिए, आपको 1 साल के बाद हम 50,000 रुपये दे देंगे। बताइए क्या आप मानेंगे? नहीं। अब देखें यहां पे एग्जाम्पल जेल में रखे हैं, एक तरफ कैश है आपका, एक तरफ आपके पास कमर्शियल पेपर है, दोनों में से ज्यादा लिक्विड कौन सा है? आप कैश को प्रेफर कर रहे हैं, कैश को प्रेफर कर रहे हैं, आप कमर्शियल पेपर को प्रेफर नहीं कर रहे। क्यों प्रेफर नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम है। यही केन्स ने कहा था। केन्स ने कहा अगर लोगों के पास ऑप्शन होना, एक ज्यादा लिक्विड एसेट हो, दूसरी तरफ कम लिक्विड एसेट हो, एक तरफ ज्यादा लिक्विड एसेट हो, दूसरी तरफ कम लिक्विड एसेट हो, जैसे कंपनी आपसे उधार मांगने आ गई, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे? लिक्विड एसेट को। अगर लोगों के पास ऑप्शन हो कि उन्होंने लिक्विड एसेट को सेलेक्ट करना है या इलिक्विड एसेट को या लेस लिक्विड एसेट को, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे? लिक्विड एसेट को, कैश को प्रेफर करेंगे, घी के डब्बों को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर बैंक उनसे आके कहे कि आप अपने सारे पैसे मेरे पास जमा करवा दें, तो लोग कैश और कोई बदले में इंटरेस्ट ना मिले, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं, हम आपके पास 3 महीने 6 महीने के लिए क्यों कैश जमा करवाए, हमें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, हम तो अपने पास रखेंगे। लोग लिक्विड एसेट को प्रेफर करेंगे लेस लिक्विड एसेट की निस्बत, क्योंकि वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक जब चाहे खर्च कर सकते हैं। यही है केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। केन्स ने ये रिसर्च करके बताया था कि जो लोग हैं, थ्योरी क्या दी केन्स ने, कि लोग प्रेफर करते हैं किसको? लिक्विड एसेट्स को। किस पे? लेस लिक्विड या इलिक्विड एसेट की निस्बत। लेकिन फिर उसने कहा एक तरीका है जिससे लोगों को मजबूर किया जा सकता है, जिससे लोग तैयार हो जाएंगे लेस लिक्विड एसेट को भी एक्सेप्ट करने के लिए। एक तरीका है, वो क्या तरीका है? उनको कोई लालच दिया जाए, उनको कोई प्रीमियम दिया जाए, उनको इंटरेस्ट दिया जाए, उनको इंटरेस्ट दिया जाए। तो आप खुद देखें, अगर आपको कोई बैंक आके ये कहे 1 साल के लिए अपना 5 लाख जो तुमने जमा किया है वो मेरे पास जमा करवा दो, साल के बाद ले लेना 5 लाख, आप एक्सेप्ट करेंगे ऑफर? लेकिन अगर वो ये कहे कि 5 लाख 1 साल के लिए जमा करवा दें और उसके बाद आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो शायद कुछ लोग तैयार हो जाएं। यही केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। इस थ्योरी में 2 बातें कर रहा है, गौर से सुनिएगा। केन्स इस थ्योरी में पहली बात क्या कर रहा है? कह रहा है पीपल प्रेफर टू होल्ड मॉनेटरी एसेट, यानी पीपल जो है वो कैश, लिक्विड मनी, मॉनेटरी एसेट होल्ड करना पसंद करते हैं। किसकी निस्बत? इलिक्विड एसेट्स की निस्बत, नॉन मॉनेटरी एसेट्स की निस्बत, यानी बॉन्ड्स वगैरह की निस्बत। क्योंकि बॉन्ड वगैरह पे उनको पैसे साल बाद 6 महीने बाद मिलने, लोग प्रेफर करते हैं। इससे एग्री करते हैं कि लोग लिक्विड मनी को होल्ड करना प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद कह रहा है, लेकिन फिर कंपनीज को मशवरा दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं ना लोगों से पैसे निकलवाना, कि लोग आपको पैसे डिपॉजिट करवाएं आपके पास, तो इसका भी एक हल है। वो क्या है? पीपल कैन गिव अप मनी इफ दे आर गिवन इंटरेस्ट, आप उनको इंटरेस्ट दीजिए। यह है केन्स की कंप्लीट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। पहले क्या बता रहा है कि लोग प्रेफर करते हैं कैश को होल्ड करना अपने पास। किस लिए? उनके बहुत से मोटिव्स होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसलिए कैश को अपने पास होल्ड करना पसंद करते हैं। उनके कुछ मोटिव्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
लेकिन अगर आप उनको इंटरेस्ट ऑफर करें तो वो कैश को छोड़ देंगे। कैश को छोड़ने का मतलब क्या है कि वो कैश आपके हवाले कर देंगे और 1 साल तक का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, शर्त कि आप उनको क्या ऑफर करें, इंटरेस्ट रेट। थ्योरी क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। यहां पे केन्स ने अपनी थ्योरी में जिक्र किया था मोटिव्स का कि पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश, पीपल प्रेफर टू होल्ड लिक्विड मनी। किस वजह से? कुछ मोटिव्स की वजह से। वो कहता है मोटिव्स बताओ क्या है, लोग क्यों अपने पास कैश रखते हैं। मोटिव बहुत आसान है, ये शायद पहले किसी लेक्चर में हमने इनका सरसरी जिक्र भी किया है। पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शनल मोटिव, यानी लोगों ने अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे परचेजेस करने के लिए पैसे अपने पास रखते हैं। भाई महीने का घर का खर्चा नहीं चलाना, दाल गोश्त वगैरह जो है, आटा गंदम वगैरह, उनके लिए, नमक के लिए, चावल के लिए, ये डे टू डे एक्सपेंसेस जो है, बाइक पे पेट्रोल वगैरह डलवाना है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे अपने पास रखते हैं। ये कहते हैं ट्रांजैक्शनल मोटिव। दूसरा मोटिव क्या होता है? प्रिकॉशनरी मोटिव्स। लोग एहतियातन भी कुछ पैसे अपने पास रखते हैं। कोई अनसर्टन सडनली जरूरत पड़ सकती है, खुदा ना खास्ता घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार हो सकता है, मेहमान भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिकॉशनरी, इमरजेंसी पर्पस के लिए भी लोग पैसे रखते हैं। तीसरा पर्पस है स्पेकुलेटिव, कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वेल्थ होती है, उनको स्टोर करते हैं, उनको अपने एक्स्ट्रा पैसों को, अब एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रखते हैं जो उनकी जरूरत से ज्यादा होते हैं, जो उनकी सेविंग होती है, जो उनकी वेल्थ होती है। ये 3 पर्पस। कौन से? ट्रांजैक्शनल पर्पस, डे टू डे परचेजेस के लिए, प्रिकॉशनरी पर्पस, इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, तीसरा स्पेकुलेटिव। ये स्पेकुलेटिव कौन से पैसे होते हैं? जो कि एक्स्ट्रा अर्निंग होती है उनकी जरूरत से ज्यादा, और उन्होंने अपने पैसे जमा कर लेते हैं कि भाई ये हमारी पिछले कई सालों की ये दौलत है, जमा की। अब देखिए केन्स की बात सुनिए आगे। वो कहता है ट्रांजैक्शनल मोटिव जो है ना, ये जो डिमांड है, ये डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनकम की तरफ। मेरे भैया जरा इधर तवज्जो दीजिए, वो बाद में मैच कर लीजिएगा कि क्या चीज मैं बढ़ा रहा हूं क्या नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। पहले इधर कंसेप्ट समझ लीजिए। ट्रांजैक्शनल मोटिव जो है किस पे डिपेंड करता है? इनकम ज्यादा है तो जाहिर है वो ज्यादा पैसे रखेंगे, इनकम कम है कम पैसे रखेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव, वो कहता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल पे और वो किन कंडीशन में रह रहा है। अगर वो किसी ऐसी जगह रह रहा है जहां फॉर एग्जाम्पल जो हालात ऐसे हैं कि बंदा जल्दी बीमार हो जाता है, जहां पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह का चांस ज्यादा होता है, तो वहां पे ये लोग ज्यादा पैसे सेव करके रखेंगे कि भाई किसी भी वक्त इमरजेंसी सिचुएशन पेश आ सकती है। और कुछ लोग मुहतात होते हैं, उनकी तबीयत ऐसी होती है कि एहतियातन ही कुछ पैसे उन्होंने साइड पे रखे होते हैं। कहता है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल और लिविंग कंडीशन। कंपनीज को कहता क्या है? वो कहता है आप जो मर्जी कर लें, लोगों ने जो मनी ट्रांजैक्शनल मोटिव के लिए रखी है ना, या जो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, इसमें से 1 रुपया नहीं आपको देंगे, जो मर्जी कर लें, इसमें से वो कुछ नहीं। हाँ, जो स्पेकुलेटिव मनी उन्होंने रखी हुई है ना, एक्स्ट्रा पैसे सेव करके वेल्थ के तौर पे रखे हुए हैं, ये वो आपके हवाले कर सकते हैं, लेकिन ये भी बिला वजह नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब आप उनको इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, जब आप उनको इंटरेस्ट ऑफर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बताइए, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, किसमें? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने का मतलब यह है बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है ना, इसे कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं? बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अगर अच्छा, एक होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ऑफर करता है, एक होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स पे मिलता है, डिबेंचर्स में मिलता है। दोनों में फर्क बता सकते हैं? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, वो हो सकता है हर 2-3 महीने के बाद बदल रहा हो। आपको पता है स्टेट बैंक जो है
वो 2-3 महीनों के बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, जिसमें वो बताता है कि जी 50 पॉइंट्स हमने बढ़ा दिए, 50 पॉइंट कम कर दिए हैं। ठीक है, उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है, कभी 0.5% इंक्रीज हो जाता है, कभी 0.5% डिक्रीज हो जाता है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्विकली चेंज होता है। बॉन्ड पे जिस वक्त वो बॉन्ड या डिबेंचर इशू हुआ उस वक्त लिखा जाएगा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल है। अब अगर वो बॉन्ड 10 साल तक भी रहेगा ना, 10 साल के बाद रीपे होना है, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 2% पे पहुंच जाए चाहे 20% पे पहुंच जाए, उस बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% ही होगा। जो बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, याद रखें, वो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करता है? अच्छा, अब चले इधर से देखे बगैर मुझे बताएं, अब मैं भी देखूं आपको कितनी इकोनॉमिक्स समझ आई है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, डिमांड फॉर मनी बताइए बढ़ेगी कम होगी? डिमांड फॉर मनी, हाँ शाबाश, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोग अपने पास पैसे रखने की बजाय बैंक में जमा करवाएंगे। और अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, लोग बैंक से पैसे निकलवाएंगे, वो कहेंगे फायदा ही कोई नहीं रहा। अच्छा आगे सुने। अच्छा फिर ये बताइए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड का क्या रिलेशनशिप है? चले इस पे 50 रुपए, जो बताएगा उसको 50 रुपए। एक्सप्लेन करना है, मार्केट रेट ऑफ एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ किताब देख के नहीं काम चलेगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड में क्या रिलेशनशिप है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टूडेंट ने कहा पहला। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो लोग बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड में पैसे जमा करवाएंगे। अगर बॉन्ड कम हो जाते हैं तो फिर मार्केट में आएंगे। नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सके सर। नहीं नहीं भाई, एक मिनट जी। अगर बॉन्ड पे फर्ज कीजिए इंटरेस्ट 10% है, एग्जाम्पल के साथ बताइए ताकि ज्यादा क्लियर हो। बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए ये कह रहे हैं? बॉन्ड पे तो बढ़ेगा ही नहीं ना, बॉन्ड पे तो एक दफा जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया। एक मिनट नहीं, उन्हें एक्सप्लेन करने दें। मैंने कहा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं? तीसरा इधर सुन, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपका। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाती हैं? नहीं जी। बढ़ेगा तो लोग ज्यादा बॉन्ड खरीदेंगे ताकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट की तरफ से पैसे मिले। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग ज्यादा बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। ये आखिरी स्टूडेंट बस, इसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट हरी भाई सुन लीजिए, एक मिनट हरी। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, ज्यादा पैसे आएंगे। स्पेकुलेटिव मोटिव के तौर पे ज्यादा पैसे हैं, इसीलिए वो प्राइस बॉन्ड ज्यादा खरीदेंगे। और प्राइस बॉन्ड की वैल्यू जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वैल्यू सेम रहती है। एंड में मार खा गया। अच्छा बताया दूसरे एंगल से था लेकिन सही बता रही एंड में। अब सुनिए एग्जांपल, मुझे खुद बताइए। नहीं, एक मिनट है भाई, कंक्लूड करने दीजिए। मुझे खुद बताइए, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% पे चला जाता है, 15% पे चला जाता है, बॉन्ड पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? वो उतना ही रहेगा। लोगों के लिए ये बॉन्ड मोर अट्रैक्टिव है कि लेस अट्रैक्टिव? क्या वो इस बॉन्ड को खरीदेंगे? इस बॉन्ड की डिमांड कम हो गई, इसकी डिमांड कम हो गई तो इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस भी, इसका मतलब है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो प्राइस या वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम हो जाते हैं। समझ आए? नहीं समझ? दोबारा सुने इनवर्स के साथ। दूसरे एग्जाम्पल, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए 5%, बॉन्ड पे मिल रहा है 10%,
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ता है? वो तो नहीं पड़ता, वो तो जिस वक्त इश्यू हुआ उस वक्त फाइनल हो जाता है भाई। वो 10 साल के लिए इश्यू हुआ, जिस वक्त उसके ऊपर लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि 10 साल तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, इस बॉन्ड पे 10% मिल रहा है, लोगों के लिए ये मोर अट्रैक्टिव हुआ कि लेस अट्रैक्टिव? अब वो इस डिमांड को, बॉन्ड को ज्यादा डिमांड करेंगे कम? ज्यादा करेंगे, तो इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड में इनवर्स रिलेशनशिप है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स। भाई ये बात समझ आई? अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ प्राइस बॉन्ड, वैल्यू ऑफ बॉन्ड या प्राइस ऑफ बॉन्ड भी इंक्रीज होगी। भाई ये रीजन समझ आई दोनों की, रूल भी समझ आ गया, एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। कहता अच्छा बताइए फिर, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर मनी पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, हमने कहा ये लो डायग्राम, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा ध्यान में रखना है, बुक में वो नॉर्मली सिर्फ एक ही बात करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ₹100 क्या बुक में जहां कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, इससे मुराद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे मुराद बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, मनी डिमांडेड डिक्रीज, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, मनी डिमांडेड। यह है मनी डिमांडेड कर्व, इसको हमने एमडी का नाम दिया, सिंपल डी का नाम नहीं दिया। क्यों? सिंपल डी से मुराद किसी भी चीज की डिमांड होती है, तो मनी डिमांडेड फोकस करने के लिए हमने उसे एमडी का नाम दिया। क्लियर हुआ? तो बताइए, मनी डिमांडेड का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, क्या रिलेशनशिप है? इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, डिमांड नहीं, डिमांड फॉर मनी, माइक्रो नहीं मैक्रो भी आ जाए, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज। इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर मनी। ये डायग्राम क्लियर हो गई? ये प्राइमरी डिटरमिनेंट था। कोई दूसरे डिटरमिनेंट भी है? कोई दूसरे भाई है? सामने लिखे हुए कह रहा है कोई डिटरमिनेंट नहीं है। अच्छा बोलते ऐसे ऐसे नहीं किया आपने? हाँ चले कोई बात नहीं, और में नहीं ना कर देंगे, जल्दी छुट्टी नहीं हो जाएगी, पढ़ा के छुट्टी। पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब क्या है? जब एटीएम मशीन आई, लोगों ने अपने पास पैसे ज्यादा रखने शुरू किए कि कम? उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आई, इजी पैसा आया, जायज कैश आया, अब ज्यादा पैसे रखते हैं कि कम? जितनी ज्यादा फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब है बैंकिंग सिस्टम जो है कितना तरक्की कर रहा है, वो जितने ज्यादा पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन होगी, डिमांड फॉर मनी उतनी कम होगी। भाई हर चीज अगर वो 2 बटन दबा के बिल पे हो जाता है, तो मुझे पैसे जेब में रख के वो लाइन में लगने की क्या जरूरत है? पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन जितनी ज्यादा होगी, डिमांड फॉर मनी कम। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट और पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर लेवल ऑफ जीडीपी, जीडीपी ज्यादा हो गया, चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी कम? जाहिर है ज्यादा चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा चीजें खरीदने के लिए, तो इसका तो पॉजिटिव। लेवल ऑफ प्राइसेस, अगर चीजों की कीमतें बढ़ गई, खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएंगे। अब एग्जाम में उसने क्वेश्चन क्या पूछा, स्टूडेंट कहने के सर ये तो पढ़ाया नहीं। उसने कहा देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांडेड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर विच विल कॉज शिफ्ट इन मनी डिमांडेड कर्व। क्या लिखना है? ये तीनों, ये ही तीनों शिफ्ट करेंगे।
बिल्कुल समझ आया। जरा क्विक से रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले मुझे बताइए सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मॉनेटरी एसेट्स सर इन सर्कुलेशन, या टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ये भी कह सकते हैं। मनी की डेफिनेशन में कितनी चीजें शामिल है? डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिक, डेफिनेशन अगर रखते हैं नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, उसमें सिर्फ नोट्स एंड काइंड शामिल है। अगर ब्रॉड डेफिनेशन लेके आते हैं उसमें चीजें ऐड होती जाती हैं। नोट्स एंड काइंड्स प्लस चेकिंग डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस मनी मार्केट फंड। और मनी मार्केट फंड में कौन सी 3 चीजें शामिल है? बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। अब बताइए क्या शेयर और डिबेंचर मनी मार्केट में शामिल है? नहीं शामिल, हो तो कैपिटल मार्केट में। केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बताइए, केन्स क्या कह गया? कह रहा है लोग किसको प्रेफर करेंगे? लिक्विड एसेट्स यानी कैश वगैरह, किसके ऊपर? इनलिक्विड एसेट्स के ऊपर, यानी बॉन्ड्स वगैरह की निस्बत। क्यों? लोगों ने क्या करना होता है? जरूरियात पूरी करनी होती है। कौन सी जरूरियात पूरी करनी होती है? ट्रांजैक्शनल मोटिव्स, प्रिकॉशनरी मोटिव्स, स्पेकुलेटिव मोटिव्स। हाँ जी, मेहमान आ जाए, मेहमान आ जाए। वो कौन सा मोटिव है? प्रिकॉशनरी। अच्छा, केन्स क्या कह गया कि लोगों से कौन से पैसे खींचे जा सकते हैं? स्पेकुलेट, ट्रांजैक्शनल नहीं, प्रिकॉशनरी नहीं, स्पेकुलेट। लेकिन कहता है लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे पैसे देने के लिए, इंटरेस्ट रेट ना दे जब तक। तो मुझे बताइए इससे हमें क्या पता चला? मनी डिमांडेड और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। साथ ही हमने उसका बॉन्ड के साथ भी रिलेशनशिप बता दिया, सेम है। जो इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप मनी डिमांडेड के साथ, वही प्राइस ऑफ बॉन्ड के साथ, दोनों के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बताइए इस एरिया में खास तौर पे केन्स ने क्या कहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे तो फिर लोगों की डिमांड फॉर मनी कम होगी। डिमांड फॉर मनी कम करने का मतलब यह है लोग अपने पास पैसे कम रखेंगे और बैंक्स में या कंपनीज को पैसे ज्यादा देंगे जो भी इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ डिमांड फॉर मनी का प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनवर्स रिलेशनशिप डायग्राम बनानी पड़े, बना लेंगे डायग्राम। बताइए क्या मनी डिमांडेड कर्व जिसका प्राइमरी डिटर्मिनेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसे शिफ्ट किया जा सकता है? राइट वर्ड भी लेफ्ट वर्ड भी? जरा बताइए राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा? जब इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं, वो तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है। जब पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन इंक्रीज होगी, लेवल ऑफ जीडीपी, पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन इंक्रीज होगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट आएगा लेफ्ट वर्ड?
लेफ्ट वर्ड आएगा। पेस ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन से इसका मतलब है लोगों के पास एटीएम कार्ड वगैरह आ गए, ई बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, कैश की इतनी जरूरत नहीं रही। लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ जाए तो, लेवल ऑफ प्राइसेस कम हो जाए तो लेफ्ट वर्ड। जी यहाँ पे